अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं गपशप विद नूर और खुशामदीद कहती हूँ आप सबको अपने प्रोग्राम में। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि गाहे बगाहे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी सेलिब्रिटी हमने आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होना ही है। तो जी हाँ जी, आज हम अपने वादे को पूरा करते हुए अपने स्टूडियो से बाहर निकले हैं और आए हैं एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ कॉमेडियन हैं जिनके हम घर पर इस वक्त मौजूद हैं। आप सब की उनसे अच्छी गपशप करवाएंगे और आप सब बहुत इंजॉय करेंगे और बताएंगे आपको कि एक कॉमेडियन घर पर कैसा होता है और बाहर आम जिंदगी में कैसे बिहेव करता है। नाजरीन, आप सबको बताती चलूं कि नवाज अंजुम साहब जिनके हम इस वक्त घर पर मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी गपशप लगाएंगे, उनका इंट्रोडक्शन देना हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम उनका इंट्रोडक्शन दें आप सबको, क्योंकि आप सब वाकिफ़ हैं नवाज अंजुम साहब जैसी बड़ी पर्सनैलिटी से। कितने माने हुए मजबूत कॉमेडियन हैं, कितने बड़े परफॉर्मर हैं। उनकी सिंगिंग की बात करें, मैं कहती हूँ टैलेंट से भरे हुए इंसान हैं, टैलेंट का मजमुआ है। सिंगिंग की बात करें, कॉमेडी की बात करें, परफॉर्मर की बात करें, हर चीज़ में वो आगे हैं। इवन कि उन्होंने तो डांस नू भी पीछे नहीं छड़िया, डांस भी बड़ा चंगा कर लेंदे ने। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, लेकिन आप सबको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे अपने पहले सेगमेंट में। टुडेज गेस्ट अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नूर, बेटा कैसी हो? ठीक ठाक हो आप? माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा लगा कि आज एक बड़े बाप की बड़ी बेटी जनाब, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज नूर मेरे घर आई है तो हर तरफ जनाब एक चमक ही चमक हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नूर मेरी लाडली है जनाब, ये अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, इसकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना आए। तो जनाब सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया ना कि अंकल मैं नूर बोल रही हूँ और मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है गपशप विद नूर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वेरी गुड, अच्छी बात है कि क्योंकि ब्लड तो है बाप का, क्योंकि बाप इसलिए जैसे नूर ने कहा कि सर नवाज़ जो है कॉमेडियन भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल हकामा जो है ना, जो मोहर है वो इनके वालिद साहब हैं अमानुल्लाह साहब, कि वो उनकी जब मोहर लग जाती थी तो मैं समझता हूँ कि फ़नकार जब ही बनता था कि हम आज भी उन्हीं की बातें करके अपना भी पेट पाल रहे हैं। देन बड़े अच्छा लगा जनाब, आप इस समय देख रहे हैं टीवी टुडे और जनाब गपशप विद नूर। तो जनाब बहुत अच्छा लगा नूर आप आई, और मैं तमाम जितने भी जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं जनाब, मैं सबको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आइए, आपकी मोहब्बतें ही हैं जो फ़नकार को यहाँ तक ले आती हैं। मैं हमेशा जो नूर जो यंग जनरेशन लड़के हैं ना, मैं उनसे एक बात ज़रूर ये करता हूँ कि बेटा अदब बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने भी अदब किया है वो कहते हैं ना कि झुकी हुई टहनी को बहुत फल लगता है। वो तो उसमें ना जितने भी आप अदब से झुक जाओगे, क्योंकि अरूज तो हर इंसान की ज़िंदगी में आना ही है, लेकिन उसका कोई वक्त मुकर्रर होता है। जी बिल्कुल, वो जैसे मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अरूज को हजम करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अरे मैं कहता हूँ कि जनाब इसमें अरूज में ही तो आपको संभालना अपने आप को, क्योंकि इसमें इंसान है ना अंधा हो जाता है। रब्बे करीम आपको उस राउंड अबाउट पर ले आता है, वहाँ रास्ता मुतय्यन करना ना, उसमें बड़ी टेंशन होती है नूर आपको कि ये मैंने इस रास्ते पर जाना है, मैंने इस रास्ते पे जाना है, मैंने इस रास्ते पे जाना है। तो ये कोई जिसको दुआएं हों और या जिसने अदब किया हो ना, वही प्रॉपर रास्ते पे चलता है। तो नूर मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, ये आपने बेटा ये काम शुरू किया। और जी क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, हम सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स की ख्वाहिश के मुताबिक जब उन्हें पता चला कि हम आपकी तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे लिए सवालों का अंबार इकट्ठा कर अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो अच्छा, ये जो बोरी बाहर से लेकर आ रही थी वो सवाल थे सारे? जी बिल्कुल, जेडी चुक के मेरा थोड़ा सा कद भी छोटा हो गया। तो कॉमेडियन तो आप है, ये तो सब जानते हैं। कॉमेडी में आने से पहले क्या करते थे? नूर बेटा मैं असल में मैं पेंटर था, मुझे शौक शुरू से ना पेंटिंग का था। 50 साल पहले मेरी अम्मी अब्बू फौत हो गए थे, तो मैं बस वो जिम्मेदारी एक्टिंग वहीं से शुरू हो गई थी, अदाकारी वहीं से शुरू हो गई थी कि 50 साल पहले जब वो छोटी बहनें मेरी गोद में, भाई मेरा एक छोटा मेरे साथ, तो हमारा मुल्तान में, मैं बिलोंग करता हूँ मुल्तान से, तो हमारी तेल इतर की दुकान थी, तेल परफ्यूम इसकी दुकान थी।
देखो और मुझे शौक था पेंटिंग का, तस्वीरें बनाने का। दोनों ही बड़ी मुतजाद चीज़ें हैं कि ऑयल का ज़रा सा तुपका अगर स्कूल चार्ट पे गिर जाए, किताब पे गिर जाए, तो ना उस पर स्याही चलती है, ना कलम चलती है, ना पेंसिल चलती है। तो मुझे शौक पेंटिंग का था। फिर मैं सपरंग डाइजेस्ट की पिक्चर्स बनाता था। फिर मेरा स्कूलों से कॉन्टेक्ट हो गया, मैं फिर बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। तो वो बायोलॉजी की बुक्स में मैं सिर्फ 6 जमातें पढ़ा हुआ हूँ। तो नूर, मैं आप यकीन करना कि मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। लोग एक साल में एक बनाते थे और मैं एक रात में 2। मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, कैलामिडोमोनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मुझे ये भी पता न्यूक्लियस किधर और ये किधर, बगैर देखे इलामा इकबाल बनाना, बगैर देखे कायदे आजम, बगैर देखे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान तो बिल्कुल आसान था कि इलामा इकबाल की मूंछों को ऊपर कर दे तो टीपू सुल्तान। तो मैं अपनी दुकान पे जब बैठा करता था तो मैं दुकान के अंदर ये ना अपनी छोटी बहनों को ना कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा रहा था। तो वहाँ सैयद मोहसिन गिलानी साहब का ना मेरी दुकान के बाहर एक रेडी खड़ी होती थी चावलों की। तो वहाँ वो ना रेडियो पाकिस्तान से ना चावल खाने आया करते थे वहाँ। और वो चावल खाते हुए ना मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स मैंने ना अपनी दुकान के बाहर लगाई हुई थी। तो फिर वो देखते थे। फिर उसने रेडी वाले से पूछा ये अंदर बच्चे कौन है ये। फिर सैयद मोहसिन गिलानी साहब मुझे इस फील्ड में लेकर आए 78 में, 78 में। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो अगर इसको तो दीमक लग जाएगी, ये तो मर जाएगा जल्दी, ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस रब्बे करीम ने बस वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी है तो फिर अल्लाह ताला हर लोग भी आगे आपको अच्छे मिलाता है। तो सैयद मोहसिन गिलानी साहब ने मुझसे स्टेज करवाया। स्टेज के बाद फिर मैंने ईरानी फिल्मों की डबिंग शुरू की। खाना फरंग ईरान में। हालांकि मुझे आती नहीं थी फारसी, लेकिन मुझे साथ साथ वो मुझे ना एक लाइन का वो 200 रुपये मिलता था। हले शुमा खूबे, क्या हाल है तुम्हारा। बेफरमायदा का मैं बहुत अच्छा हूँ देने के वो क्या बात है, मुझे याद है दिन। तो वो फिर मैं ईरानी फिल्मों की डबिंग की। फिर उससे मैंने अपना घर बनाया मुल्तान का। फिर मैंने स्टेज जब किया, फिर मुल्तान में रेडियो में मुझे मोहसिन गिलानी साहब रेडियो से वाबस्ता थे। तो मुझे रेडियो पर लेके गए। तो कमर हुसैन साहब ना उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं रेडियो पे गया उन्होंने कहा तुम बच्चों को कहानियां सुनाया करो, तुम में बड़ा टैलेंट है। तो हालांकि मैंने कहा यार मैं तो माली फीलिंग से ताड़े अंदर पहले तो इसी ना वो पता नहीं मुझे नहीं असल में नूर वो एक चीज जो होती है ना, आपको पता है कि इस पिक्चर में मैं ये रंग भरूंगा, ये अच्छा लगेगा। वो मुझे पता है ये किरदार में मैं ये मैं भरूंगा इसमें, ये तो ये वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे उन्होंने ना रेडियो पे ना पहले झंझट भाई के नाम से ना एक मैं बच्चों को रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में ना कहानी सुनाता था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दफा का जिक्र है। तो वो यंग में तो ओल्ड रोल है ना, बच्चों को कहानियां सुनाता। फिर 1990 में मुझे रंगीला साहब, सईद खान साहब मुझे लाहौर लेकर आए। तो आती कभी मैं लाहौर नहीं आया था और आती अलमरा 1 में उन्होंने काम करवाया कि नहीं। मैं उनके साथ है ना मस्कत गया था शो करने के लिए। वो लाहौर से कास्ट हुए, मैं मुल्तान से, कोई प्रोड्यूसर ने किया तो मैं मस्कत चला गया। तो उस टाइम मस्कत में 1 महीने के 5000 रुपये मुझे लेकर गए। फिर एक दफ़ा फिर मुसर्रत शहीन साहबा के साथ हीरो, आलिया बेगम के साथ, नगमा बेगम के साथ, फरदौस बेगम जी के साथ, मदिया शाह के साथ, शाहिदा मीनी जी के साथ। तो फिर मुल्तान में जब ड्रामा किया तो उसमें ख़याम सरहदी, मनवर सईद साहब, सबिया खानम साहबा, इन लोगों के साथ काम किया, शीबा हसन साहबा। तो इन लोगों मुल्तान से ना थोड़ी सी वाबस्तगी होगी इन सब लोगों की। तो जब मैं लाहौर आया तो मुझे पहली एंट्री मेरी बब्बू बराल साहब के साथ थी अलहमरा में, जो जब वो ढोलक बजाते थे। जी सर, बड़ा एक नाम। फिर मुझे खुशी ये है नूर कि मैं आपके वालिद साहब के साथ बड़ा मैंने आउटडोर गुजारा है। माशाल्लाह मैं अमेरिका भी जब गया आपके डैडी के साथ, मैं रूममेट बाबा जान के साथ ही था। और फिर मैं लंदन भी जब भी और यूरोप के जितने शहर में भी गया हूँ तो आपके बाबा के साथ ही रूममेट रहा हूँ। और बाबा की आपकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो 12-12 अंडे खा जाते थे लेकिन जर्दी मेरे लिए बचा के रखते थे। जैसे ही उठता था तो कहता था पुत्र है तेरे लिए जर्दियों ढेरियां ला के ना, मैंने वो ना सफेदी आप कहते जर्दी मैनू कहते तेन कुछ नहीं होना, तू पत्थर दा बने। मैं कह वेरी नाइस माशाल्लाह जी। और अमान साहब अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इतना बड़ा नाम के अक्सर ना हम देखते थे जब कोई किसी ने हमें हमारा खाना किया होता था नूर, तो ना अमान साहब ना बाहर में शॉपर में भी कहते थे बाबा क्या करते हैं आप, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। फिर जब ना हमारे जब सफर दूर का होता था ना, और जब रास्ते में ज़ाहिर सी बात है कि 1-1 दिन का सफर जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, जब ना वो रास्ते में रुके हैं तो अमान साहब ने अब खाना खोला तो सब इर्द गिर्द हो गए। फिर कहते हुण दसो मैं गलत किया सी के।
तो देन फिर क्या हमें बात कहते थे है। कि वाकई देखो जो बड़े होते हैं ना वो बड़ापन के भी रास्ते में ना सफर है, पता नहीं क्या वहाँ, पता नहीं किसी के पास, क्योंकि जब हम तो उस वक्त भी गए थे जब हर कंट्री की अलग करेंसी थी, कि यूरोप की अलग है, कि इटली की अलग है, और स्पेन की अलग है, स्पेन तो वो ये मुख्तलिफ, बाद में यूरो उधर चला तो बाद में वहाँ उधर पाउंड उधर डॉलर, तो बड़ा काम किया, वेरी नाइस। मैंने एक दिन रात को बाबा जान की आदत है कि शुरू से है ना सोए पड़े को भी उठा के पूछना भी खाना खा लिया तो पुत्र उठ ऐसा के, ही था। ये कि फिर ये बड़ी चीज़ थी। तो ये लंदन में भी, अमेरिका में भी सोया पड़ा हूँ तो आगे नमाज उठ जा खाना खा लिया। एक दिन मैं उठा रात को तो देखा तो दायरे च ना सालन पे ने ना मुख्तलिफ किस्म के ना ते अबू ना घूम घूम के रोटी खा दे कदे एक बुरकी इधर लाने ने, कदे एक बुरकी इधर लाने ने। मैं पहले घबरा गया, मैं क्या पता नहीं इन्हें ची कोई बुजुर्ग आंदे ने। लेकिन अमान साहब अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में करवट उन्हें जन्नत नसीब करे मेरे मालिक। सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी थी ना, ये जो आज बड़े बड़े माशाल्लाह नामी ग्रामी फनकार बने हैं, ये अमान साहब की बदौलत कि उन्होंने ना बदोबदी हाथ उठा दिया कि ले भाई ये। हालांकि वो कहते थे देखो मैं उस वो क्वालिटी कि शायद ही किसी में हो, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरे में वो हल्का सा अमान साहब का उन्स है। मैं कहता हूँ यार रब ने मुझे तो नवाज अंजुम बना दिया, कोई नया आदमी आया है, कोई नया शख्स आया, अगर मैं उसको उसकी उंगली पकड़ के आगे ले जाऊंगा तो क्या होगा? हो सकता है रब्बे करीम देख रहा हो सकता है मैं मुझे वसीला बनाया हो। ये तो वसीला बनना चाहिए इंसान को, क्योंकि मैं जब लाहौर आया हूं तो मैंने बहुत कष्ट काटा है यहाँ मैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, फिर जब आप जब हिम्मत करते हैं तो रब फिर आपको आपकी मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाता है। बिल्कुल नवाज साहब, हम थिएटर की बात तो हमने की कि आपने ऐसे ज्वाइन किया, लेकिन जब हम थिएटर की अगर हम इनिशियल स्टेज के कुछ अदाकारों को देखें तो उन्हें उतनी पेमेंट नहीं दी जाती। फिर आप पर जैसे फैमिली का भी बर्डन समझ लें, जिम्मेदारी समझ लें, खुशकिस्मती समझ लें, तो उन हालात में आप मतलब इतनी कलील आमदनी में अपनी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कैसे मतलब मैनेज किया करते थे? असल में बात नूर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह कि हम अल्लाह ताला हर काम में इंसान को पे तो मिलती है, लेकिन हमें चादर उसी पे के मुताबिक फैलानी चाहिए। जो सबसे मैंने जो चीज़ देखी, अगर मैं 500 रुपये भी मैं ड्रामे का लेता था, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं एक महीने के लिए लंदन गया हूँ, मेरे में दुबई, मस्कत, बहरीन, कोवैत गया, तो मैंने 5,000 रुपये में एक महीने के लिए, तो 5,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। यानी कि मैं जब दुकान में बैठा करता था तो 1 रुपए की रेस गाड़ी लिया करता था, 1 रुपए में 100 फकीर भुगतते थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 रुपए भी फकीर ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਰਹੀ ਅਗੋ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ 10 ਦੀ ਖਾਤਰ दफ्तर खोल लवा। तो ना वो हमारा दौर कुछ छोड़ता। मेरे वाले साहब ने मुल्तान में एक 8,000 रुपए का घर लिया, तो 7-10 लोग गए कि 8,000 रुपए की इतनी बड़ी अमाउंट थी। अभी बच्चे मेरे पिछले दिनों ना एक हफ्ते का राशन लेने गए हैं, तो 35,000 रुपए का राशन ले लिया। और मैं कहा मेरे प्यो ने 8,000 का कर लिया, तुसी 35,000 का राशन ले लिया। यानी कि वो वक्त की बात है कि तो वो जो उस पैसे में बड़ी मैं समझता हूँ कि आज वो लाखों में शायद वो बरकत नहीं जो वो 500 या 1000 में थी। तो हमने ये सोचना चाहिए कि मेरी जितनी बसात है मुझे उसके मुताबिक चादर फैलानी चाहिए। फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है तो उसमें ओवर मत हो जाओ, वो उसको उसी तरह ही रखो कि आज तक मैं समझता हूँ कि नूर मेरी बेगम को नहीं पता मैं ड्रामे से क्या पैसे लेता हूँ, मेरी बेगम को नहीं पता मैं टीवी से क्या लेता हूँ। तो वो जितने मांगते हैं उनको वो दे देता हूँ। अगर मैं बता दूँ ना कि मैं टेलीविजन से इतने लेता हूँ, स्टेज से इतने लेता हूँ, तो वो अपना अखराजात बढ़ा लेंगे, वो अपना अखराजात उस तरह कर लेंगे। तो फिर ना यही चीज़ थी। जैसे मैं सुहेल साहब का बड़ा मशहूर हूँ, अल्लाह ताला जनाब हमारी ज़िंदगी भी सुहेल अहमद साहब को लगाए, एक बड़ा नाम, एक बड़ा जनाब क्रिएटिव इंसान के सुहेल साहब ने, मैं आज से ना कोई 20 साल पहले ना नूर गाड़ी ले रहा था, 2 लाख रुपए मैं इंग्लैंड से लेकर आया। तो मैंने कहा यार मैं गाड़ी ले रहा था, सुहेल साहब से पूछा मैंने, तो कहने का पुत्र पहले वो थां ते बना ले जिथे गड्डी खिलारनी है। मुझे उनकी ये बात लड़ गई। आज जिस जगह पे आप बैठी हैं ये 2
लाख रुपए का प्लॉट लिया हुआ था। बिल्कुल। तो ये फिर अल्लाह ने वो बना भी, घर और भी बना माशाल्लाह दिया। बड़ी हॉट लोकेशन पर है लाहौर की। फिर देखे ना, आप देखे ना, फिर उस जगह पे वो फिर गाड़ियां भी आ गई, फिर गैराज भी बन गए। देन उसे किसी, मैं समझता हूँ, मैं यंग जनरेशन से एक बात ये करना चाहता हूँ कि बेटा जब कोई बड़ा समझाता ना, ये चीजें आपको सोशल मीडिया नहीं बताता या आपको मोबाइल नहीं बताता। जो बड़ा अपने जो एक सोच होती है, अपना गुजारा हुआ वक्त, जैसे बाबा ने बसों में गोलियां भी बेची, क्या कुछ नहीं किया। अब देखो, मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों ने तो, आपने तो आंखें खुलते गाड़ी भी देखी है, आपने तो आंखें खुलते कोठी भी देखी है। वो जो बाबा ने जो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारी है, देन वो एनालिसिस काम आता है। मैं समझता हूँ कि बाकी फनकारों के बच्चे क्यों नहीं क्लिक हो गए, रंगीला साहब का बेटा आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने आंखें खुलते ही सब कुछ देखा। और रंगीला साहब ने, वो भी पेंटर थे, रंगीला साहब भी, उन्होंने बर्तन भी कली किए हैं। देन वो ये भी था। अब मनोवर ज़रीफ साहब, उन्होंने फुटपाथ की जिंदगी गुजारी है। बाकी अब जब सुल्तान रही साहब का बेटा क्यों नहीं हिट हुआ, वहीद मिराज साहब का क्यों नहीं हुआ, अकमल साहब का क्यों नहीं हुआ, तो ये जितने भी जो फनकार हैं, इन लोगों ने जो उन्होंने कष्ट काटा हुआ था, स्ट्रगल पीरियड से वो ऊपर आए। तो इन लोगों ने, जैसे अब मैं दुकान पे बैठता था, मेरे पास तरह तरह के वैरायटी का आदमी आता है। जैसे बाबा बसों में गोलियां बेचते थे, तो 72 सवारियां 72 जुबानों में लोग होते थे, तो उनसे अब मैं जब रोल करते, यार तुम किस तरह रोल कर लेते हो, वो क्योंकि ऑलरेडी वो देखे हुए लोग, देखे हुए आप लोगों की आंख की लेंस में वो सारी चीजें, वो सारी फोकस है हमारे अंदर। अब जो यंग जनरेशन है, उसने तो घर में बेचारे ने बच्चा उठा होगा, उसे क्या पता कि एक मोची की क्या टोन होनी चाहिए, एक जो खाकरोब है उसकी क्या टोन होनी चाहिए, और एक जो नाई है उसकी क्या टोन होनी चाहिए, तो एक तरखान की क्या, होटल वाले की क्या। तो ये सारा एनालिसिस एक इंसान के स्ट्रगल से आता है। बिल्कुल सर, इस वक्त आप थिएटर कर रहे हैं, थिएटर के बारे में बात करें, थिएटर के मौजूदा हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, बात तो ये है कि जो हालात, मैं समझता हूँ, मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि मैंने अमान उल्लाह साहब के साथ काम किया, बब्बू बराल साहब के साथ काम किया, मस्ताना साहब के साथ काम किया, लहरी साहब के साथ काम किया, रंगीला साहब के साथ काम किया, और मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, और जनाब सुहेल अहमद, जमील फ़खरी साहब, फ़खरी अहमद, जमील बिस्मिल साहब, इरफान खोसट साहब, सैयद मुसलिम गिलानी, ये मनवर सईद साहब, ख़याम सरदी साहब, ये वो लोग हैं कि जो लेजेंड थे। मैंने कहता हूँ कि वो मेरे सब टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो उंगली पकड़ के भी चलाने वाला है, वो भी आपका टीचर है, वो भी आपका उस्ताद है, जिसने आपको एक जुमला भी बताया, जिसने आपको एक मूव भी बताई है। जैसे खालिद अब्बास डार साहब, हमारे माशाल्लाह जी ऐसे लेजेंड फनकार हैं, ये सारे ही। तो अब जो लाट आई है ना, हम लोग तो है ना, जैसे अपने उन बड़ों को देख कर आए, वो बड़े मनवर ज़रीफ साहब, नज़र साहब, एशा शिकारपुरी, खलीफा नज़ीर साहब, इन लोगों को देख कर आ गए, नन्ना साहब को देख कर आ गया है, अलीजाद साहब को देख कर आ गया है, हम अमान साहब को देख कर आगे आए। अब हमें देख कर कौन आगे आएगा? कुछ वो मसला क्या हुआ कि अब थिएटर पर ड्रामा नहीं रहा, कि स्क्रिप्ट खत्म कर दिया हमने। सिर्फ एक राइटर का 10,000 रुपया खत्म करने के लिए ना, हम उसको मार दिया, उसको घर बिठा दिया। राइटर आपको एक प्लाट देता है, एक जमीन देता है, हम बगैर जमीन के घर बना रहे हैं। बगैर जमीन के तो घर बनते हैं, हवा में तो आप नहीं बना सकते घर। अब उसमें ये होता है कि 5 मिनट तू ले ला, 10 मिनट तू ले ला, 5 मिनट तू ले ला, बीच 6 गाने पाने ने। अब आप जिस थिएटर में भी जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं उसी जगह खड़ी हूँ, वही बातें वही बातें। सर, राइटर को खत्म करने का मकसद क्या है? क्या डांस आ गया है, डांस परफॉर्मेंस की वजह से राइटर को साइड पर कर दिया गया? ना, नूर जो प्रोड्यूसर आया ना, उसको राइटर से कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। उससे सिर्फ जिसके साथ उसकी एडजस्टमेंट है, वो चाहता है ये प्रोमिनेंट हो जाए, ये लड़की। हम ऐसा कह सकते हैं कि अताई आ गए जब से। नहीं, अताई क्या, बस मैं ये समझता हूँ जिनका काम नहीं था। अब वो प्रोड्यूसर जो आया ना, अब आंखों देख के मक्खी तो नहीं खाता, वो लॉस तो चाहता ही नहीं। वो कहता नहीं, मैंने तो लाफ्टर चाहिए, मैंने पब्लिक ऐसे। अब हम ना वो एक जैसे एक स्किट्स नहीं होता, एक स्किट्स बनाया गाना, एक स्किट्स चलाया गाना, एक स्किट्स। पहले क्या होता था, एक महीने रह। मैं एक बात ये अपने लिसनर से बताना चाहता हूँ, अपने गाइस से बताना चाह रहा हूँ कि गाइस, मैंने सुहेल साहब के साथ मुझे 18 साल हो गए काम करते हुए। 18 साल में सिर्फ 5 ड्रामे मैंने किए हैं सुहेल साहब के। हर ड्रामा ही उनका 3 साल चला। भाई 1 साल पाकिस्तान में चलना है, लाहौर में चलना है, 1 साल फिर पूरे पाकिस्तान में, 1 साल फिर बाहर जाके फिर लाहौर में। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि उसके रेसले कितना 2-2 महीने। पंक्चुअलिटी वो अब तो हमें कोई कहता है तू गूंगा बनना है, हमें याद ही तो काम करवाया
बड़ा जाके वहाँ चले गए जी ये अब उसे अब कोई काम नहीं करवा रहा कि अब फिर उस तरह ना अब बोर काम हो गया कि लोग अब टाइम भी बाजार वाला टाइम हो गया कि 11 से 1 बजे, पहले क्या ड्रामा 5 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक एक फैमिली अब आती थी कि लोगों को ना एक एक जुमला याद था। सुहेल अहमद साहब को आप देख लें कि वो हाथ हिला के बूढ़े का रोल करके क्लिक हुए। बाबा तो माशाल्लाह एक लेजेंड थे। बाबा ने जब शर्तिया मीठे में अंधे का रोल किया, बब्बू बराज साहब ने अंधे का रोल किया, मस्ताना साहब ने वो भी एक्टिंग से सारे हिट हुए लोग हैं। कोई इनकी जुगत याद नहीं होगी आपको, लेकिन इनकी एक्टिंग याद है लोगों को, तो एक्टिंग से हिट हुआ। अब क्या हुआ, जिसको 200 बातें याद है ना वो समझता मैं फनकार हूँ, मैं फनकार हूँ। फिर अब एक मसला ये हो गया। फिर दूसरा एक ये चीज़ थी, अब आउटडोर से जो फनकार है ना वो लाहौर में नहीं आ रहा, क्योंकि लाहौर में 16 दिन की उतनी पेमेंट नहीं मिलती जितनी उनको 6 दिन की आउटडोर में मिल जाती है। वो क्योंकि लाहौर में समझता हूँ, लाहौर को जिसको ताली लाहौर बजा दे जिसकी आने पर, और जिसको दाद लाहौर दे दे, पूरी दुनिया में फिर उसको दाद मिलती है। लेकिन आउटडोर आप जितना मर्जी काम कर लें फिर सूख के खाकी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो राइटर है ना, आर्टिस्टों ने क्या किया, वो छो जी राइटर मैनू आंदा ड्रामा, वो कहता यार तेरे को तजर्बा है। अब देखो मैं अगर मैं जो 45 साल का अगर मेरे पास तजर्बा है स्टेज का, मैं कहूँ लो मैं बना देना, कहता हाँ तू बना लेगा ड्रामा। अब मैं अपना देखो राइटर तो सोचता है उसके लिए तो डबल रोटी वाला रोल भी है ना, वो भी बड़ा अहम है, वो कहेगा वो भी हिट हो। अब मैं अगर डायरेक्टर बनूंगा या राइटर बनूंगा, मैं तो पहले तो अपना रोल अलहदा कट रहा कि मैं सारे तो अलहदा नजर आवा, मैं उन्होंने थले सुटना है, उन्होंने मैं राइटर तो ना हुआ, फिर तो मैं तो अपने फायदे के लिए आगे आ गया ना। वो इसलिए ना यकसानियत आ गई ड्रामे में। फिर हर 7 दिन बाद अब ड्रामा चेंज होने लग गया। और 7 दिन में तो स्क्रिप्ट याद होता है प्रॉपर कि यार मैं इस मूव दे होते हैं स्क्रिप्ट लाइन बोलनी है, इस मूव दे होते हैं लाइन बोलनी है। अब तो वो सारी गेम ही खत्म हो गई। तो बेटा बस असल में स्टेज इसलिए बस कर रहे हैं क्योंकि 45 साल से आदत होगी। जैसे डैडी भी है ना आखिरी दिनों में आ जाते थे, जैसे मैं अब अक्सर अमानत को देखता हूँ, वो कहता है क्योंकि मुझे ना वो बेचैनी, क्योंकि मैं डैडी को 1 बजे लेके जाता था, तो मैं लेकर चक्कर लगाए बगैर हमारा दिन नहीं मुकम्मल होता। मैं कहता हूँ कि यार मेरे लिए ना वो थिएटर जो है वो दफ्तर का काम भी करता है कि मैं अगर किसी ने मुझसे मिलना है, भाई मैं उस थिएटर में काम कर रहा हूँ, मुझे मिल लो। जिसने टेलीविजन का कोई काम देना, भाई मैं उधर काम कर रहा हूँ, आप उधर आ जाओ। अब हर शख्स को तो घर नहीं बुलाया जाता, तो वो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि मैं तो दफ्तर समझ के काम कर रहा हूँ कि चलो एक वार्म अप भी रहता है, एक जरा बंदा ना अपना दुख भी किसी के साथ शेयर कर लेता है। बिल्कुल, तो ये इसलिए भी जरा सही। सर आपने इतना अर्सा 45 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो ये तो सोचते होंगे कि थिएटर से एक उनसियत भी है। जी क्यों नहीं, फिर उसकी बेहतरी के लिए कुछ सोचते हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए? व्यूवर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी यूथ है जो आगे आना चाहती हैं थिएटर के लिए, और लोग हैं जो सोचते हैं कि यार थिएटर के हालात को किस तरह से बेहतर करें। देखो नूर बेटा बात ये है, आप बहुत ही ज़बरदस्त आपने डीपली से सवाल किया है। मैं असल में ये अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो 8-9 ड्रामे इसी कास्ट को लेकर, अच्छे राइटर को लेकर, अच्छे डायरेक्टर को लेकर स्टेज करवाए। ठीक है, 8-9 ड्रामे। देखो जी अब ये तो नहीं कि मुझे कहा जाए कि जनाब मैं पल्लियों पैसे भी लावा तो मैं स्टेज ਨੂੰ भी ठीक करा, अब वो ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि अगर काम खराब हुआ है तो उनको चाहिए कि 10-12 ड्रामे, वो 16-16 दिन के ड्रामे वो अच्छी कास्ट के साथ वो करवाएं और लोगों को आदत डालें कि भाई इस तरह हुआ करेगा आज के बाद ड्रामा। लोग नहीं हाल चो कहते कि सानू डांस विखाओ, सानू यह करो, वो एवं साड़ी सोच है हमारी, वो है कि जनाब इंज करोगे तो इंज लोग हंसणगे। कुछ हमारे आर्टिस्ट नहीं सिर्फ हसाना ही, आसाना नहीं ना यार, आसाना ही तो नहीं है। ड्रामे से मैसेज खत्म हो चुका, मैसेज खत्म हो गया। अब ये देखो ना, आप पिछले हमारे जैसे कोठा ड्रामा है, नाम देखने को तो कोठा कोई लोग समझते शायद ये बाजार का कोठा है, ये वो कोठा नहीं है, ये छतें। मस्ताना साहब ने ना घरों की छतों की एक कहानी थी कि किस तरह हमसायों के मेल मिलाप होते हैं, कैसे इश्क मोहब्बत चढ़ता है, कि कोई कपड़े सुखाने गया है तो कोई अचार के लिए ऊपर तेल रखने, तो ये वो जो किसी के घर से कोई टायर उठा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई पतंगबाजी भी कर रहा है, तो वो किस तरह वो कोठा असल में वो ड्रामा था। तो ये चीजें वाकई एक मैसेज होता था, हर ड्रामे में एक कहानी होती थी। अब तो मैसेज की थे बस कि 1.5 घंटे का ड्रामा होता है, पौना घंटा गाने होंगे ने, 2 घंटे का ड्रामा दे के ते ईजी हो गए। तो मैं प्लीज़ अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। पहले क्या था, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था, तो पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ सर लोग आदमी 13 किस्तें करके ना लोग हिट हो जाते थे, 13 किस्तें करके। आज भी इरफान गोसर साहब अंधेरा उजाला की वजह से हिट है, आबिद कश्मीरी साहब किसको कह रहे हो, कह के हिट है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि
मत्था कनाल देगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सही कि छोटे छोटे पीटीवी से हिट हो गए थे। अब 400 किस्तें में, कई ऐसे ड्रामे जिनके मैंने 400 किस्तें की हैं, और किसी आदमी से आप पूछ लेंगे सर आपने मेरा ड्रामा देखा? नहीं यार मैं तो बस टाइम ही नहीं है किसी के पास। फिर दूसरा नूर, लोग अब जिच हो गए हैं। जो लोगों की पंचें थी ना, जैसे मानचंद की कोई पंच है, कोई बब्बू साहब की पंच है, या कोई किसी भी फनकार की जो पंच है, नसीम विक्की की कोई पंच है, तो वो अब टिकटॉक बन गए उन पर। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो जो पंच पर तो टिकटॉक बन गए, तो अब आप क्या करोगे इस पर? अब तो ये चीज है कि अब हमें वाकई ड्रामे को हमें लेकर वापस आना चाहिए, और ऑडियंस जो नाराज हो चुकी है, हमारी फैमिली जो नाराज हो चुकी है, वो भी आना चाहिए। फिर मैं एक चीज और अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, नो डाउट कि हमारा कल्चर एक ऐसा है, हम यूट्यूब पे हर चीज देख रहे हैं, हम फेसबुक पर हर चीज देख रहे हैं, हम हर चीज उस चीज को ना कि वो चाहे इंडियन फिल्म है क्या, वो आया उनके गाने हम अपनी फैमिली में देख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं देखा जाता। और हम क्या जो इस टाइम यूट्यूब पे या कुछ ऐसे जैसे बीगो पे भी लोग काम कर रहे हैं, उनसे वो क्या क्या काम करवा रहे हैं। कोई कह रहा है जी नहा के आ, तो कोई कहते हैं जी वाल गिले कर, तो कोई कुछ कर। देखो नहीं, ये चीजें हम सब कुछ देख रहे हैं। हम इवन वो कुश्तियां भी, फीमेल भी कुश्तियां रेसलिंग देख रहे हैं, और सब कुछ देख रहे हैं। और हम जब अपने कल्चर की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं ये नंगपना हो रहा है, ये फलाना हो रहा है। सर इसलिए क्योंकि जो थिएटर है वो कहीं ना कहीं हमारी सकाफत की अक्कासी करता है। लेकिन फिर भाई जब कोई अच्छा काम करना चाहता तो उसे देखने भी तो आओ ना। उसे देखने नहीं आते। देखो मानो अगर नूर, अगर कोई आदमी अगर आना, मैंने खुदा वाहिद की कसम मैंने 5 ड्रामे लिखे हुए, लेकिन मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे अलहमरा में डेट मिली ना, तो मैंने ये बाप का किरदार कवि साहब से कराना है कि वो मैं ताकि वो बाप लगे कि किसी की जरूरत ना हो कवि साहब को जुगत करने की, कि जब हमने अब वंडी अजीब डालते हैं, बाप ही नौकर को जुगते कर रहा है, ना नौकर की मालिक। मैं सुहेल साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, इरफान खुसर साहब को क्रेडिट देता हूँ कि मैंने चांदनी भाभी के साथ मैंने ड्रामा किया इंग्लैंड में। एक रिथिन कुड़ी मिर्चा लैन आई ते 1.5 लाख का उन्हें सूट पाया है, ते जी साढ़े घर मिर्चा मुक गई ने। देखिए वो सुहेल साहब के ड्रामों में, चांदनी भाभी ने एक ड्रामे में हम नौकर नौकरानी बने, तो उसने वहां जाके तेल लगाया, बालों को पोनिया की, लीलन का सूट पहना, तो लगे मालिक और नौकर लगना चाहिए ये चीज। अब मालकन ने पाए ने कि पाटे जे कपड़े मसाई आई है कि मेरे प्यो मरन वाला दवाई दे पैसे दे दियो, तो उन्हें पाए 50,000 की जुती पाई उन्हें, 1.5 लाख का उन्हें सूट पाया। ठीक है, तो क्या वो जब वंडी नहीं पड़ रही, वो अपने कैरेक्टर को फील ही नहीं करते। फिर एक नौकर की कहलाता पहले कहानी चला करती थी, वो नौकरानी के साथ या कुछ उसके नौकर के कंधे पर अगर एक मैला सा कपड़ा पड़ा होता था, वो भी और उसका कैरेक्टर दिखाते थे, वो नौकरानी के साथ उसका इश्क मशूकी। अब वो मालकन के साथ भी ए जो जम्मी ते एदा प्यो है जिते वही बात आ गई सर कि हमारे मुआशरे में क्या ये सब कुछ चल रहा है। भाई हम किसी के घर जाके किसी की माँ बहन की बेइज्जती कर सकते हैं? वो ये वो स्टेज पे ये हो रहा है कि बाहरों आया ध्यान देना, जेदे घर आया ओदी बेइज्जती करन दे है, तो जे तेरी दी दे तेरी दी दे तेरी दी, तो वो बिल्कुल है ना, वो ना खत्म हो गई वो चीज। पहले क्या था, जो बाप को आपको सेठ साहब को आप नौकर हो, सेठ से को मैंने कोई गलत बात भी कह दी ना, सेठ साहब ने घूर के देखा ना, नहीं सर मैं तो अपने लिए कह रहा था, वो जरा सी बातें ना लोग पिक करते थे, वो सिचुएशन कॉमेडी होती थी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की नवाज साहब आपने। आगे भी बहुत सारी बातें हैं नवाज अन्जुम साहब से करने के लिए, लेकिन टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हम वापस आते हैं, तब तक देखते रहें टीवी टुडे।